इस चैप्टर में हम ऑलरेडी हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हुई हैं, लेकिन इसमें हम थोड़ा-सा पॉलिसी एस्पेक्ट्स के हवाले से बात करेंगे कि व्हाट आर डिफरेंट पॉलिसी ऑप्शंस एंड पॉलिसी इश्यूज रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो आपको पता है एग्रीकल्चर हमने थोड़ा-सा शुरू में भी पढ़ा था, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के अंदर बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है। और आपको पता है कमर्शियल फार्मर्स हैं, सब्सिस्टेंस फार्मर्स हैं, छोटे फार्मर्स हैं, बड़े हैं, दरमियाने हैं, इरिगेटेड एग्रीकल्चर है, अनइरिगेटेड है, बारानी है, आपने सुना होगा एरिड एग्रीकल्चर जिसको हम बोलते हैं। कहीं पे रेगिस्तान है। तो बहुत डाइवर्सिटी है, किसी की आउटपुट बहुत ज़्यादा है, किसी की आउटपुट बहुत कम होती है। तो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। और इसी तरह से जैसे डाइवर्सिटी है, उसी तरह से फार्म प्रोडक्ट्स एंड फ्रूट फूड प्रोडक्ट्स आल्सो डिफर अ लॉट अमंग नेशंस, बिटवीन रीजन्स। एक एरिया के अंदर भी आप देखेंगे डिफरेंट फार्मर्स बहुत डिफरेंट तरह के आउटपुट ले रहे होते हैं। इसी तरह से अब जो एग्रीकल्चर है उसमें प्राइस और इनकम इंस्टेबिलिटी होती है शॉर्ट रन के अंदर। शॉर्ट रन का मतलब है थोड़े दिनों के लिए, मसलन हम अगर 6 महीने की बात करें या 2 महीने की बात करें या 8 महीने की बात करें, तो उसके दौरान में देर इज प्राइस एंड इनकम इंस्टेबिलिटी। आपको पता है ये एग्रीकल्चर, तो सब्जियों और फ्रूट्स की जो प्राइसेस हैं वो दिन ब दिन चेंज होती है। तो प्राइस इंस्टेबिलिटी है। और जब प्राइसेस चेंज होंगी तो इनकम भी चेंज होगी। आज अगर टमाटर की प्राइस 20 रुपए पर केजी है और 10 दिन बाद वो हो जाती है 100 रुपए पर केजी। तो आज जिसके पास टमाटर है, जो टमाटर का ग्रोअर है, उसकी इनकम भी कम होगी। 10 दिनों बाद अगर प्राइसेस बढ़ती बढ़ती 100 रुपए पर केजी हो जाती हैं, तो एक तो प्राइस में इंस्टेबिलिटी इससे जाहिर है। और दूसरा, जो फार्मर को मिलने वाली इनकम है, आज कुछ और है, 10 दिन बाद कुछ और होगी। तो इसलिए देयर इज शॉर्ट रन प्राइस एंड इनकम इंस्टेबिलिटी इन केस ऑफ एग्रीकल्चर। इसकी वजह ये है, ये जो इनकम और प्राइस इंस्टेबिलिटी, उसकी ये 3 रीजंस नीचे दिए हुए हैं। इनइलास्टिक डिमांड है, फ्लक्चुएशंस इन आउटपुट है, और फ्लक्चुएशन इन डिमांड। हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि इनइलास्टिक डिमांड और इलास्टिक डिमांड क्या होती है, लेकिन फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि एक होती है इलास्टिक डिमांड और एक होती है इनइलास्टिक डिमांड। आपको मैंने जो चैप्टर दिया हुआ है उसमें इसकी सारी डिटेल्स होंगी, आप लोग उसको पढ़ेंगे। तो इनइलास्टिक डिमांड है कि डिमांड हमेशा प्राइस के साथ, किसी चीज़ की प्राइस के साथ उस चीज़ की कंजम्पशन को शो करती है। मसलन किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी कंजम्पशन या लोगों की डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट वो डिक्लाइन हो जाती है। अगर कोई चीज़ सस्ती हो जाती है, सस्ते होने का मतलब क्या है, प्राइस कम हो रही है। तो प्राइस कम होने से क्या होगा, लोगों की डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट विल इंक्रीज। तो ये है डिमांड। और हम पढ़ेंगे आगे चल के लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड ही यही होता है कि वो रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट एंड इट्स डिमांड बाय द कंज्यूमर्स, बाय द हाउस होल्ड, बाय द पब्लिक। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, अगर किसी चीज़ की, हाँ, आपने पढ़ा था, आपको मुझे याद है, थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ाया था। तो अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड क्या होती है, किसी चीज़ को लेने की ख्वाहिश, किसी चीज़ को इस्तेमाल करने की ख्वाहिश, किसी चीज़ को कंज्यूम करने की ख्वाहिश एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स, ये डिमांड होती है।
अब इलास्टिक डिमांड और इनइलास्टिक डिमांड का थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे फ़र्क बता दूँ। इलास्टिक डिमांड है कि किसी चीज़ की प्राइस में थोड़ी-सी चेंज आए, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाए, उसमें ज़्यादा चेंज आ जाए। चेंज का मतलब ये है कि प्राइस अगर बढ़ेगी, तो उसकी डिमांड ने कम तो होना ही है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, लेकिन डिमांड ज़्यादा कम हो जाए, ये है इलास्टिक डिमांड। प्राइस में थोड़ी-सी चेंज आई है और डिमांड में ज़्यादा चेंज आई है। प्राइस 5% कम हुई है, लेकिन डिमांड 10% बढ़ गई है, तो ये इलास्टिक डिमांड है। प्राइस 50% कम हुई है, डिमांड 100% बढ़ गई है, तो इसको हम बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक डिमांड क्या होती है? वो होती है कि प्राइस में थोड़ी चेंज आती है, लेकिन डिमांड में बहुत प्राइस में ज़्यादा चेंज आती है, लेकिन डिमांड में उतनी चेंज नहीं आती, जितनी प्राइस में चेंज आई है। मसलन इसका उलट कर लें, जो पहले मैंने आपको बताया कि प्राइस 50% कम हुई है, कोई चीज़ ₹20 की बजाय ₹10 हो गई है, लेकिन डिमांड में 50% की बजाय थोड़ी चेंज आई है। यानी प्राइस तो 50% कम हुई, लेकिन डिमांड सिर्फ 20% बढ़ी है। ठीक है? प्राइस अगर कम होगी तो डिमांड ने बढ़ना है, प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड ने कम होना है। ये है लॉ ऑफ डिमांड, और इसी वजह से आपको हम ये पढ़ भी रहे हैं कि ये इलास्टिक डिमांड है और इनइलास्टिक डिमांड की हम बात कर रहे थे। तो इनइलास्टिक डिमांड मैंने बताया, प्राइस में ज़्यादा चेंज आएगी। प्राइस फ़र्ज़ करें 50% बढ़ गई है, तो डिमांड ने क्या होना है? कम होना है, लेकिन वो 50 की निस्बत 20% कम होती है, 30% कम होती है, 40% कम होती है, तो ये इनइलास्टिक डिमांड है। इलास्टिक डिमांड में क्या होगा? प्राइस में थोड़ी चेंज आएगी, प्राइस 20% बढ़ी है, डिमांड 40% कम हो गई है। प्राइस 20% कम हुई है, डिमांड 40% बढ़ गई है। तो ये है इलास्टिक डिमांड। तो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। इनइलास्टिक का मतलब ये है कि प्राइस बढ़े या ज़्यादा हो, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डिमांड के ऊपर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। प्राइस 100% बढ़ भी जाए, तो डिमांड में 100 से कम कमी होगी। प्राइस 100% कम भी हो जाए, यानी 50% आप कह लें, ₹100 से ₹50 हो जाती है, तो फिर भी डिमांड में इतनी ज़्यादा चेंज नहीं आएगी, वो 10% कम होगी या 10% बढ़ेगी। मसलन मैं आपको बताऊँ, आटा है, तो आटे की प्राइस चाहे जितनी बढ़ जाए, आटे की डिमांड पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूध, ये भी एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, दूध की प्राइस में जितना इज़ाफ़ा हो जाए, मसलन दूध ₹50 की बजाय ₹100 लीटर हो जाता है, तो इसकी कंज़म्पशन दूध की प्राइस में 50 से 100 होना, ये 100% इंक्रीज़ है। लेकिन इसकी कंज़म्पशन में शायद 10% कमी आए या 15% कमी आए या 20% या 30% या 40%, तो जितनी प्राइस में चेंज आई है, उससे बहुत ही कम उसकी डिमांड में चेंज आई है। इसलिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की जो डिमांड होती है, वो इनइलास्टिक हम कहते हैं। सब्जियां देख लें आप, सब्जियों की प्राइसेस बढ़े कम हो, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। टमाटर आपने देखा, पिछले दिनों 400 था, फिर भी इस्तेमाल हो रहा था। आजकल 20-30 रुपए है, फिर भी लोग उतना ही या थोड़ा-सा बढ़ा होगा। तो इसलिए इनकी जो डिमांड होती है, इनइलास्टिक होती है, और इसी वजह से देयर इज़ प्राइस एंड इनकम इंस्टेबिलिटी। दूसरी चीज़ है फ्लक्चुएशंस इन आउटपुट। तो एग्रीकल्चर में नेचर का बहुत ज़्यादा रोल है, हमने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो आउटपुट कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है।
आउटपुट जब ज़्यादा हो जाएगी तो प्राइस गिर जाएगी, आउटपुट जब कम हो जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगी। तो इट विल लीड टू प्राइस इंस्टेबिलिटी। सही है ना? मसलन आप देखते हैं लैपटॉप की प्राइसेज़, मोबाइल की प्राइसेज़, एसी की प्राइसेज़, फ्रिजों की प्राइसेज़, वो एक सीज़न में ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। लेकिन आप सब्जियों, फ्रूट्स की प्राइसेज़ को देख लें, तो वो आगे-पीछे होती रहती हैं दिन-ब-दिन, हफ्ते के हिसाब से, महीने के अंदर। तो एक तो हो गई इनइलास्टिक डिमांड, दूसरा फ्लक्चुएशंस इन आउटपुट एंड तीसरा है फ्लक्चुएशंस इन डिमांड। तो डिमांड में भी फ्लक्चुएशंस आती हैं। कहीं पे लोग चावल को पसंद करते हैं, कहीं पे गंदम की रोटी को पसंद करते हैं, कहीं पे फ्रूट्स का कंज़म्पशन ज़्यादा है, कहीं पे सब्जियों की ज़्यादा है, कहीं पे लोग मेज़ का आटा इस्तेमाल करते हैं, कहीं पे व्हीट का आटा इस्तेमाल करते हैं, तो डिमांड के अंदर भी फ्लक्चुएशंस आती हैं। मसलन आबादी बढ़ जाए, तो डिमांड बढ़ जाएगी। आबादी में या कुछ लोग बाहर चले जाएँ या आबादी के अंदर जैसे फ्लक्चुएशंस आएँगी, डिमांड के ऊपर भी ये फ्लक्चुएशंस आती रहेंगी। तो एक तो ये जो 3 रीज़न्स हैं फॉर शॉर्ट रन प्राइस एंड इनकम इंस्टेबिलिटी। इसी तरह से जो एग्रीकल्चर है, इट हाइली डिपेंड्स ऑन वर्ल्ड मार्केट। तो इसका ये वर्ल्ड मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा। तो वर्ल्ड मार्केट में अगर व्हीट की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है या व्हीट की प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है, तो लोकल लेवल पे भी इसका असर पड़ेगा। व्हीट की डिमांड अगर वर्ल्ड मार्केट में ज़्यादा हो गई है तो उसका असर लोकल, आप पिछले दिनों चीनी का देख लें, तो वर्ल्ड मार्केट में चीनी की डिमांड थी अफ़गानिस्तान में इधर-उधर, तो पाकिस्तान से जैसे-तैसे स्मगल हुई या लोगों ने जैसे भी किया, उन्होंने बाहर भेजी और इधर महँगी हो गई है। हालाँकि इधर आपने देखा होगा कि शुगर केन और चीनी की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। तो जो एग्रीकल्चर है ये वर्ल्ड मार्केट के अंदर भी इसका रोल भी है और ये डिपेंड भी करती है। तो ये हम जैसे बात कर रहे थे शॉर्ट रन प्राइस एंड इनकम स्टेबिलिटी, ये आपके सामने ग्राफ है, ये डिमांड फॉर एग्रीकल्चर, ये जो डी डी ग्रीन लाइन आपके सामने नज़र आ रही है। तो प्राइस अगर फ़र्ज़ करें पी, ये जो आप इधर देख रहे हैं पीपी, तो पीपी के ऊपर जो प्राइस, पीपी के ऊपर आउटपुट कितनी है क्यूपी। अब अगर प्राइस डिक्लाइन करती है, पीपी से पीएन हो जाती है, तो अब देखिए प्राइस में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आया है, लेकिन जो आउटपुट है उसमें इतना नहीं है, आप इस डिस्टेंस को देख लें, तो क्यूएन आउटपुट में बहुत थोड़ा है। ये है कि आउटपुट के प्राइस में ये शॉर्ट रन है। थोड़ी देर के अंदर अगर 10 दिन के लिए टमाटर की प्राइसेज़ बढ़ती हैं या कम होती हैं, तो इसकी वजह से टमाटर की प्रोडक्शन में तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना। गंदम की प्राइस अगर आज 1400 की बजाय 2400 हो जाए या 14,000 हो जाए, तो गंदम की आउटपुट पे कितना असर पड़ेगा? कोई बिल्कुल ही नहीं पड़ेगा क्योंकि गंदम की फसल तो बिल्कुल इस वक़्त तैयार है। प्राइस 14 से उसे 14,000 भी हो जाए, तो गंदम की आउटपुट के ऊपर बहुत ही थोड़ा असर पड़ेगा। लोग ये है शायद वो अपनी कंज़म्पशन कम करके वो बेचने के लिए ले जाएँ, अदरवाइज़ जो गंदम प्रोड्यूस हो चुकी है वही सामने आएगी, प्राइस चाहे जितनी हो जाए। तो आप देख रहे हैं प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज आ रही है, लेकिन जो आउटपुट है या डिमांड है, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आ रहा। तो इसको हम बोलते हैं इनइलास्टिक डिमांड। प्राइस में ज़्यादा चेंज आ रही है और लेकिन डिमांड में थोड़ी चेंज आ रही है, ये है इनइलास्टिक डिमांड। इसी तरह से अब अगर जैसे हमने पहले बात की, एक तो थी कि डिमांड इनइलास्टिक है, प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज आ रही है तो लोगों ने उतनी ही कंज़्यूम करनी है जितनी कोई ख़ास वो आम दिनों में करते हैं। तो इससे क्या होगा, जो फार्मर की इनकम है, नॉर्मल फार्म इनकम, उस पे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देख रहे हैं प्राइस पी ई से एन पे चली गई है,
तो ये जो आप येलो एरिया देख रहे हैं, ये फार्मर की इनकम है। दूसरा हमने कहा है कि फ्लक्चुएशन इन डिमांड। तो डिमांड में भी अगर फ्लक्चुएशन आती है, फर्ज करें ये अब डिमांड D1 से D2 हो जाए, ये डिमांड में फ्लक्चुएशन कुछ होगा रहा है, ये D1 है, ये D2 आपके सामने ग्रीन लाइन और एक लाइट ब्लू लाइन आपके सामने नजर आ रही है। तो अगर डिमांड फ्लक्चुएट करती है, D1 से D2 हो जाती है, तो प्राइस को क्या होगा, प्राइस P1 से P2 हो जाएगी। सही है ना, आप देख रहे हैं। तो थोड़ी सी डिमांड में फ्लक्चुएशन आई है, तो प्राइस इनस्टेबल अनस्टेबल हो गई है। तो ये है प्राइस और इनकम स्टेबिलिटी के साथ मिलते जुलते जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, और इसी वजह से देर आर डिफरेंट प्रॉब्लम्स और इश्यूज एग्रीकल्चर को आते हैं। इसमें नेचर का बहुत ज़्यादा रोल है, और आउटपुट का बहुत ज़्यादा रोल है, लोगों के जो रिएक्शंस हैं इन टर्म्स ऑफ डिमांड, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट्स हैं वो एग्रीकल्चर के लिए मुख्तलिफ पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आप देख सकते हैं इस ग्राफ के अंदर, ये यूएस की फार्म एक्सपोर्ट्स हैं एज परसेंटेज ऑफ यूएस फार्म आउटपुट। तो ये कंटिन्यूसली ग्रो कर रही हैं, लेकिन दरमियान में आप देख सकते हैं कि ये नीचे भी जा रही हैं। एक साल ऊपर जाती हैं, दूसरे साल नीचे, एक साल ऊपर जाती हैं, दूसरे साल नीचे आ जाती हैं। तो ये है इनस्टेबिलिटी। आप देख सकते हैं कि बहुत कम सालों में हुआ है कि एक साल में बढ़ी हैं, दूसरे में भी बढ़ी हूँ, तीसरे में भी बढ़ी हूँ। तो ये फ्लक्चुएशन आ रही है। तो जब फ्लक्चुएशंस आती हैं तो फिर गवर्नमेंट्स को बहुत सारे पॉलिसी मेजर्स लेने पड़ते हैं। ये हम बात कर रहे थे शॉर्ट रन एस्पेक्ट्स रिलेटेड विद एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन का मतलब है 10 साल, 20 साल, 5 साल, 8 साल, 15 साल, 25 साल। तो ओवर टाइम एग्रीकल्चरल सप्लाई हैज रैपिडली इंक्रीज्ड। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की आउटपुट्स हैं, वो बड़ी हैं, ओवर टाइम वो बड़ी हैं। आप बड़ों से पूछेंगे तो आज से 40 साल पहले वो 1 एकड़ से शायद 15 मन गंदम लेते होंगे, और 1 एकड़ से 10 मन मकई लेते होंगे, 15 मन, 20 मन। लेकिन आज आप देख लें तो गंदम की आउटपुट, कपास की आउटपुट, गन्ने की आउटपुट वो काफी बढ़ चुकी है। उसकी वजह क्या है, देयर हैज बिन ए सफिशिएंट एंड सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होने की वजह से जो एग्रीकल्चर की सप्लाई है प्रोडक्ट्स की, वो बढ़ी है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस क्या है, आप देखते हैं मशीनरी एडवांस हुई है, नई वैरायटीज आई हैं, नए नए बीमारियों के लिए प्रोडक्ट स्प्रे आए हैं, दवाइयाँ आई हैं, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए बहुत सारे तरीके बने हैं, नए नए बीज इजाद हुए हैं, बहुत एडवांस किस्म के फार्म इम्प्लीमेंट्स मार्केट में आए हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से एग्रीकल्चरल सप्लाई जो है वो बढ़ी है। जबकि जो डिमांड है, हमने पीछे भी पढ़ा है कि डिमांड हैज़ इंक्रीज बट स्लोली। उसकी वजह क्या है, इनइलास्टिक विद रिस्पेक्ट टू इनकम। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है विद प्राइस एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू इनकम। इनकम के बढ़ने से भी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती। फर्ज करें लोगों की इनकम 20,000 से 40,000 हो जाए, तो उनके आटे की कंजम्पशन, उनके लिए टमाटर की कंजम्पशन, उनके लिए मिल्क की कंजम्पशन वो कैसी होगी, वो कितनी बढ़ेगी। इनकम तो 100% बढ़ी है, लेकिन रोटी खाना, सब्जियों का इस्तेमाल, फ्रूट्स का इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल, गंदम का इस्तेमाल, मकई का, चावल का इस्तेमाल, वो क्या 100% बढ़ जाएगा। वो 3 टाइम की बजाय 6 टाइम तो रोटी नहीं खाएंगे, या
एक प्लेट राइस की बजाय वो 6 प्लेटें तो नहीं कर देंगे ना। तो इनकम के लिहाज से भी ये इनइलास्टिक है। और जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, वो भी इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी जितनी तेज़ी से सप्लाई या प्रोडक्शन बढ़ी है। तो डिमांड पीछे रह गई है, सप्लाई आगे चली गई। जब सप्लाई किसी चीज़ की ज़्यादा हो और डिमांड उस हिसाब से ना बढ़े, तो फिर क्या होता है, जो प्रोड्यूसर है, जो सप्लायर है, यानी जो फार्मर है, उसके प्रोडक्ट की प्राइसेस गिर जाएँगी, उसको प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं ए डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री डिक्लाइन इस वजह से आई है कि सप्लाई तो बढ़ी है तेजी से, लेकिन जिन चीज़ों की सप्लाई बढ़ी है एग्रीकल्चर के अंदर, उनकी डिमांड उस तेजी से नहीं बढ़ी। तो फिर क्या हुआ है, प्राइसेस उस तेजी से नहीं बढ़ी और फिर फार्मर्स की इनकम्स भी उस तेजी से नहीं बढ़ी। तो प्रॉब्लम्स आए हैं, ये देखें आप। ये ग्राफ के अंदर आप देख रहे हैं सप्लाई, ये गोल्डन कलर में या आप ये पर्पल कलर में S1 से S2 सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंज आई है, लेकिन जो डिमांड है ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं, वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, आप देखेंगे जो नया D1 से D2 कर्व और S1 से S2 कर्व, ये सप्लाई में इंक्रीज कुछ शो करता है, D1 से D2 कर्व डिमांड में इंक्रीज कुछ शो करता है। इंक्रीज तो दोनों हुए हैं, लेकिन सप्लाई में ज़्यादा इजाफा हुआ है और डिमांड में रिलेटिवली थोड़ा इजाफा हुआ है। तो प्राइस लेवल P1 से P2 हो गया। तो फार्मर्स के प्रोडक्ट्स सस्ते हो गए। और आप अगर बड़ों से पूछें या आप हिस्टोरिकल डाटा भी देखें, तो इन द वर्ल्ड मार्केट और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें सस्ती हुई हैं एग्रीकल्चर में ओवर टाइम। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री। उसकी इसकी वजह से, डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री की वजह से फिर क्या हुआ, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। एक तो है इंक्रीज मिनिमम एफिशिएंट स्केल। जो मिनिमम एफिशिएंट स्केल है वो बढ़ गया है। पहले अगर 1 एकड़ से भी लोग अपने घर का खर्चा निकाल रहे थे, तो आज उस 1 एकड़ से अपने घर वालों का खर्चा निकालना, उनका पेट पालना मुमकिन नहीं है। तो मिनिमम एफिशिएंट स्केल बढ़ गई है। कंसोलिडेशन बढ़ी है। कंसोलिडेशन का मतलब क्या है कि लोगों ने छोटे-छोटे फार्म्स को इकट्ठा किया है। एक बड़े फार्मर ने छोटे वाले फार्मर जो 2 एकड़ का, 4 एकड़ का साथ वाला है, उससे ज़मीन ले ली है या ठेके पे ले ली है या बिल्कुल ही परचेज़ कर ली है। या जो छोटा फार्मर है, उसने खुद ही साथ वाले को बेच दिया है। तो कंसोलिडेशन रिज़ल्ट में आई है। एग्री बिज़नेस डेवलप किया है। ये जो डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री की वजह से है, तो लोगों ने फार्म प्रोडक्शन से वो एग्री बिजनेस की तरफ चले गए। इसी तरह से मैसिव एग्जिट ऑफ वर्कर्स, आप इधर देख भी सकते हैं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में, दुनिया में भी बहुत सारे जो एग्रीकल्चरल वर्कर्स थे, वो अब छोड़ के इंडस्ट्री में चले गए हैं, शहरों में शिफ्ट हो गए हैं, फैमिलीज शिफ्ट हो गई हैं। तो आज गंदम जैसे आजकल कटाई होने वाली है, तो गंदम की कटाई के लिए आपको वर्कर्स का मिलना, फैमिलीज का मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज से 10-20 साल पहले देखें, तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे एग्रीकल्चर के अंदर। ये यूएस की अगर हम बात करें, तो फार्म लेबर इज 1.1% ऑफ लेबर फोर्स। उस यूएस में टोटल लेबर फोर्स अगर 100 है, तो उसमें सिर्फ 1.1 या एक बंदा ऐसा होगा जो फार्म लेबर यानी फार्म वर्क या जिम्मेदारा करता हो। ठीक है। तो इसी वजह से फार्म हाउस होल्ड इनकम भी, वो भी कम हुई हैं। जो फार्मर्स की इनकम्स हैं वो भी कम हुई हैं या वो अनस्टेबल है। अब हमने पहले भी बात की है, तो इसमें क्लियर है।
तो ये जो इश्यूज़ आपके सामने आ रहे हैं, इसकी वजह से गवर्नमेंट्स एग्रीकल्चर को सब्सिडाइज़ करती हैं, ठीक है? और ये 1930 से अमेरिका में भी और दुनिया में भी और पाकिस्तान में 1960 के बाद ये सब्सिडाइज़ेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है। सब्सिडाइज़ करना या सब्सिडी देना का मतलब ये होता है कि इनपुट्स के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलती है। हम आगे चल के पढ़ेंगे, फार्मर को गवर्नमेंट 2 तरह से सपोर्ट करती है। एक सब्सिडी की फॉर्म में और दूसरा सपोर्ट प्राइस की फॉर्म में। हमने जैसे मैंने आपको बताया ये आगे चल के पहले भी हमने पढ़ा था, एग्रीकल्चर की आपने देखा इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर ये इश्यूज़ परसिस्ट करें, चलते रहें, तो लोग तो एग्रीकल्चर छोड़ देंगे, तो फिर दूध, गंदम, आटा, रोटी, कपड़ा ये कहाँ से मुमकिन होगा? तो इसलिए कुछ न कुछ लोगों का एग्रीकल्चर में रहना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए फिर गवर्नमेंट्स उनको सपोर्ट करती हैं। उनको दोनों तरह से इनपुट्स के हवाले से या फिर आउटपुट के हवाले से, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। ये ये सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चरल प्राइसेस, इनकम एंड आउटपुट। तो गवर्नमेंट 3 तरह से एग्रीकल्चरल प्राइसेस के हवाले से उनको सपोर्ट करती है, जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम्स में भी उनको सपोर्ट कर देती है और आउटपुट आउटपुट अगर प्रोड्यूस हो गई है, ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई है, तो गवर्नमेंट उनकी आउटपुट खुद परचेज़ कर लेगी या अगर आउटपुट ज़्यादा है और डिमांड थोड़ी है तो उनकी प्राइसेस तो गिर जाएँगी। तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, वो आउटपुट की प्राइस अनाउंस कर देती है कि जैसे ये आप गंदम की प्राइस गवर्नमेंट ने अनाउंस की हुई है 1400, तो 1400 से कम पे वो कहते हैं आपने फार्मर से गंदम नहीं लेनी। अगर 1400 से कम पे लेंगे तो फार्मर का तो कबाड़ा निकल जाएगा, उसकी इनकम बिल्कुल बैठ जाएगी, उसकी फैमिली बैठ जाएगी और वो अगली दफ़ा एग्रीकल्चर और व्हीट प्रोडक्शन में नहीं रहेगा। तो सब्सिडी एक तो अ, एग्रीकल्चरल प्राइस की फॉर्म में, इनकम और आउटपुट की फॉर्म में। दूसरी सब्सिडी होती है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। आप ये देखें सेम थोर का मसला हो तो फार्मर तो नहीं कर सकता, गवर्नमेंट करती है ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सस्टेन करे, स्टेबल रहे। अ, अभी हमारे ये 40 मिनट का फर्स्ट सेशन खत्म हो रहा है, तो ये खत्म हो जाएगा तो मैं दोबारा आपके साथ ऑनलाइन आ जाऊँगा। अभी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, लेस देन 1 मिनट हमारे पास है, तो मैं ख़त्म करके दोबारा आपके पास आता हूँ।